नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल पर विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो थे अपभ्रंश साहित्यकार और उनकी जो क्लासेस थी वो समाप्त हो चुकी है। आज हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पे, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध के बारे में देखते हैं आज क्या है। तो ये जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में टोटल सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। टोटल सिद्ध कितने माने गए हैं? 84। और ये जो 84 सिद्ध है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? इनका ज्योतिषवर ठाकुर का एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली भाषा ग्रंथ है, उसमें इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, ये सिद्धों का केंद्र क्या रहा है? इनका जो केंद्र रहा है वो श्री पर्वत रहा है। और इनका लीला क्षेत्र क्या रहा है? इनका लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा है। ठीक, भाषा शैली देख लेते हैं। तो सिद्धों की जो भाषा शैली थी वो थी संध्या भाषा। संध्या भाषा शैली क्या थी? इसे किसने माना है? इसे मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने माना है। और इनकी एक और भाषा शैली मानी जाती है जिसे संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। और ये संध्या भाषा किसने माना? इसे विधुशेखर शास्त्री ने माना है। आगे देख लेते हैं, ये संध्या भाषा जो दी गई, संध्या भाषा का अर्थ क्या होगा? तो संध्या भाषा का अर्थ दो है। एक तो यह है कि अभिसंध तथा अभिप्राय युक्त वाणी। संध्या भाषा का अर्थ है अभिसंध तथा अभिप्राय युक्त वाणी। और नंबर दो देख लेते हैं, इसमें जो है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है और ज्ञान के आलोक से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, उसे कहते हैं संध्या भाषा। ठीक, अच्छा, ये संध्या भाषा का अर्थ देख तो लिए। संध्या भाषा का प्रभाव किस पे पड़ा? ये जो संध्या भाषा है, इससे जो आगे भक्तिकाल में हमारी जो धारा प्रभावित हुई वो थी, उसका नाम था संत काव्य धारा। तो जो संत कवि थे वो जो है इस संध्या भाषा शैली से प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर उन्होंने उलटवासिया लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये था सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य में आगे देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य कहाँ किसे जाता है देखते हैं। ये जो सिद्ध साहित्य है, हम सर्वप्रथम इसी को परिभाषित कर लेते हैं। ये जो सिद्ध साहित्य है, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, किसका? वज्रयान, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो भी साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो नोट कर लेते हैं, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो भी साहित्य जन भाषा में लिखा गया, जन भाषा में लिखा गया, वो क्या कहलाता है? हमारा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो हमारे किसका? वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो भी साहित्य किसमें लिखा गया? जन भाषा में लिखा गया, वह क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य कहलाता है, या उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं, कहलाता है, या वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो भी साहित्य जनभाषा में लिखा गया वह क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य कहलाता है। ठीक, अच्छा, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार सिद्धों ने ही किया। ये जो वज्रयान तत्व है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से था। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार, वज्रयान तत्व का प्रचार किसने किया? सिद्धों ने ही किया, सिद्धों ने ही किया।
बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार किसने किया? सिद्धों ने ही किया। तो सिद्ध साहित्य के बारे में इतना है। कुछ नोट है, नोट के बारे में देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो सिद्ध साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला ये है कि जो 84 सिद्ध थे, नंबर 1 महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, 84 सिद्धों के नाम क्रमानुसार क्या है देख लेते हैं। 84 सिद्धों के नाम क्रमानुसार, 84 सिद्धों के नाम क्रमानुसार। अच्छा, क्रमानुसार ये जो देख रहे हो किसके अनुसार है? तो ये शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार जो 84 सिद्धों की ये परंपरा है या उनका जो क्रम है, वो पहला क्या है, उसमें जो पहले नंबर पे आते हैं वो आते हैं हमारे लीलपा। कौन आते हैं? लीलपा। जो नंबर 2 पे आते हैं वो है हमारे ना 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 पहले नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं हमारे लुइपा आते हैं। नंबर 1 पे हमारे कौन आते हैं? लुइपा। नंबर 2 पे आते हैं हमारे लीलपा। और नंबर 3 पे आते हैं हमारे विरूपा। नंबर 3 पे कौन आते हैं? हमारे विरूपा। और जो नंबर 4 है उस पे आते हैं हमारे डोम्बिपा। कौन आते हैं? हमारे डोम्बिपा। और ये जो नंबर 5 है, नंबर 5 पे जो आते हैं हमारे वो आते हैं शबरपा। कौन है? शबरपा। नंबर 6 पे हमारे आते हैं सरापा। तो सरापा जी शुक्ल के यहाँ क्रम में किस नंबर पे आते हैं? 6ठे नंबर पे आते हैं। और जो 7 नंबर पे आते हैं वो आते हैं कंकालीपा, कंकालीपा। और नंबर 8 पे जो आते हैं हमारे वो आते हैं मीनपा। कौन है? मीनपा। और नंबर 9 पे आते हैं हमारे गोरक्षपा, गोरक्षपा, या इन्हीं को गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नंबर 10 पे आते हैं वो हैं हमारे चौरंगीपा। तो शुक्ल जी के अनुसार 84 सिद्धों की जो क्रम चलता है वो इसी अनुसार आगे चलता है। तो स्टार्टिंग की यह 10 महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि शुक्ल के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो नंबर 1 पे हमारे लुइपा आते हैं, फिर लीलपा, बीरूपा, डोम्बिपा, सवरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा या गोरखनाथ, चौरंगीपा। अच्छा, ये कभी पूछ सकता है कि सरापा किस नंबर पे आते हैं या गोरखनाथ, तो इनको विशेष ध्यान दीजिएगा। सिद्धों की जो परंपरा रही है, नंबर 2 सिद्धों के नाम या जो इनके साथ पा शब्द लगा है, पा का जो है एक आदर सूचक शब्द होता है। अच्छा, सिद्धों के नाम के साथ कुछ नाम ऐसे हैं इनके साथ में जिनके साथ पा शब्द नहीं लगा है। सिद्धों में कुछ सिद्धों के नाम ऐसे हैं जिनके साथ पा शब्द नहीं लगा है। तो देख लेते हैं उनका नाम क्या है। तो जिन नामों के साथ पा शब्द नहीं लगा, जिन नामों के साथ, जैसे कि हम देख ही रहे हैं यहाँ पर लुइपा में पा, लीलपा, बीरूपा, डोंगिपा, सवरपा, है ना, गोरक्षपा, मीनपा, कंकालीपा, चौरंगीपा, तो सबके साथ पा शब्द जरूर लगाते। जिन नामों के साथ पा शब्द नहीं लगा, पा शब्द नहीं लगा, इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है हमारे नागार्जुन का। कौन है? हमारे नागार्जुन। नंबर 2, नंबर 2 पे हमारे इंद्रभूत। कौन है? इंद्रभूत। नंबर 3, नंबर 3 पे है हमारे जयानंद। कौन है? जयानंद। अच्छा, नंबर 4, नंबर 4 पे हमारे मणिभद्रा। कौन है? मणिभद्रा, मणिभद्रा, या इन्हीं को मणिभद्रपा के नाम से भी जाना जाता है। मणिभद्रपा, कहीं कहीं मणिभद्रा भी दिया जाता है, तो इसमें पा शब्द नहीं लगा है। अगला जो नाम है वो है लक्ष्मीकरा। क्या है? लक्ष्मीकरा। और हमारा जो अगला नाम है वो है गोरक्षपा या गोरखनाथ। कौन सा है? गोरखनाथ।
इनको हम गोरक्षपा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ गोरखनाथ अगर दे दिया गया जिसमें पार्षद नहीं लगा है। तो जिन नाम के साथ पार्षद नहीं लगा उसमें कौन कौन से, उसमें टोटल 6 आते हैं। नागार्जुन, इंद्रभूत, जयानंत, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और गोरखनाथ। तो ये 6 थे, इनके साथ पार्षद नहीं लगा था। अच्छा, इन 84 सिद्धों में इसमें कुछ योगिनियां भी थी, सब पुरुष भी नहीं थे, कुछ स्त्रियां भी थी जो योग करती थी। तो वो जो स्त्रियां थी उनका नाम क्या है? स्त्रियों में हमारी 4 आती हैं। कितनी थी उसमें? 84 सिद्धों में 4 स्त्रियां थी। वो 4 स्त्रियां कौन कौन सी थी देख लेते हैं। नंबर 3, कुल योगिनियां। कुल योगिनी, योगिनी की जो टोटल संख्या है वो है 4, जिसमें हमारा नंबर 1 पे आता है मणिभद्रपा। कौन है? मणिभद्रपा। और ये जो नंबर 2 है इस पे आता है मेखलापा। कौन आता है? मेखलापा। ठीक। और ये जो नंबर 3 है, नंबर 3 पे आता है कनपलापा। और नंबर 4 पे आता है लक्ष्मीकरा। नंबर 3 पे क्या आता है? कनपलापा। ठीक। और नंबर 4 पे आता है लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा, ये 4 योगिनियां थी जो हमारे 84 सिद्धों की परंपरा में आती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जो प्रथम और सर्वोच्च स्थान है वो लुइपा का है। 84 सिद्धों में प्रथम और सर्वोच्च स्थान किसका है? लुइपा का है, जो हम शुक्ल जी के अनुसार जब क्रमबद्ध कर रहे थे तो उसमें भी देख चुके हैं। पहले स्थान पर कौन आए थे? लुइपा। तो देख लेते हैं प्रथम तथा सर्वोच्च स्थान। 84 सिद्धों में प्रथम तथा सर्वोच्च स्थान, प्रथम तथा जो सर्वोच्च स्थान है वो है हमारे लुइपा का। किसका है? लुइपा का है। ठीक। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है, इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़ा कवि किसे माना गया? तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान और जो सबसे बड़े कवि थे वो थे कणहपा। नोट कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ा कवि, सबसे बड़ा कवि 84 सिद्धों में जिसे माना गया वो थे हमारे कणहपा। तो 84 सिद्धों में हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि जो थे, या सबसे बड़ा कवि कौन था? कणहपा थे। अगला नंबर पर देख लेते हैं, नंबर 6, सबसे पुराने कवि कौन थे? सबसे पुराने कवि 84 सिद्धों में जो हमारे सबसे पुराने कवि हैं वो है सरापा। कौन है? सरापा। सरापा जो है 84 सिद्धों में हमारे सबसे पुराने कवि के रूप में आते हैं। अच्छा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि भी सरापा को ही माना जाता है। नंबर 7, हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि हम किसे मानते हैं? सरापा को ही मानते हैं। ठीक। अच्छा, हिंदी का प्रथम कवि तो सरापा को माना जाता है, लेकिन हिंदी की पहली रचना किसे माना जाता है? तो वो है हमारी श्रावकाचार, जिसके रचनाकार कौन है? देवसेन है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि हमारे सरापा हैं। और हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है। और यह किसकी मान्यता थी? वो डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता थी। ठीक। तो आज के बाद क्लास में बस इतना ही। कल हम मिलते हैं अपने नए रचनाकार के साथ। नए रचनाकार मतलब सिद्ध साहित्य में जो हमारे पहले रचनाकार आते हैं वो है हमारे सरापा जी। तो सरापा के बारे में देखेंगे हम कल। तब तक के लिए आज बस इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।